क्लास में आपने पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आपने देखा था। फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किस प्रकार से यूजर्स ने उसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो हमारा क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है, हमारा क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है आज का, वो हम किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटकर का है। उन्होंने किंगडम मोनेरा को 1st किंगडम में डिवाइड किया। अब आप ये जानते हैं किंगडम मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको इंक्लूड किया गया है। समझ में आया? प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप जानते हैं क्या कहते हैं? जीवित जीव, है ना। लिविंग का मतलब क्या हुआ? जीवित जीव। अभी थोड़ी थोड़ी बातें आप समझते चलेंगे तो ये सब बातें फिर बाद में जब आएंगी तो आप जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम जीवित जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक, इसको हिंदी में भी जानेंगे। प्रोकैरियोटिक उन्हें कहा जाता है जो सबसे प्रारंभिक प्रकार के जीव हों, है ना। प्रारंभिक प्रकार के जीव, प्रारंभिक प्रकार के जीव का मतलब कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीव के रूप में इन्हीं का आगमन हुआ है। समझ में आया? इस तरह से आप जानेंगे। अब हम ये देखें किंगडम मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा है, यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग। किंगडम मोनेरा का कैरेक्टर वही होगा जो प्रोकैरियोट्स का होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टर होगा वही मोनेरा का होगा। जैसे भी मोनेरा की बात की जाती है तो आप प्रोकैरियोटिक की बात दिमाग में रखिएगा, या प्रोकैरियोट की बात की जाती है तो मोनेरा को दिमाग में रखिएगा आप। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मोनेरा के मेंबर्स क्या हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो मोनेरा में हम ये देखें कि ये पहला इनका जो कैरेक्टर होगा, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के जीव हैं, सबसे प्रारंभिक प्रकार के। तो हम क्या लिख देंगे? प्रिमिटिव टाइप, मतलब प्रारंभिक प्रकार। प्रारंभिक प्रकार के प्रिमिटिव टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? जीवित जीव। सबसे प्रिमिटिव प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखे गए हैं। और हम इनकी अगर बात करें तो ये जो जीव होते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्रिमिटिव टाइप के जो जीव होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले आए, इस बात को आप सुनिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये पृथ्वी पर सबसे पहले आए, इनका सबसे पहले आगमन हुआ। किस रूप में? जीव के रूप में। ठीक है। अब अगली बात ये है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, दिमाग में बना कर रखिएगा। और इनके हर जगह पाए जाने का मतलब ये है कि ये बहुत गर्म क्षेत्र में, हॉट स्प्रिंग वाटर,
बहुत गर्म जहाँ पे पानी होता है, किसी जीव को जीवित रहने की वहाँ संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। समुद्र की बहुत गहराई में पाए जाते हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत खारा होता है, जहाँ पे जीवन संभव नहीं है, वहाँ पर भी इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ इनके शरीर में इस प्रकार की बनावट है, इस प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जो कि सभी परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। समझ में आई बात? अब हम दूसरी बात करें कि ये क्या होंगे, प्रारंभिक प्रकार के होंगे। ये सिंपल, आप सिंपलेस्ट कह सकते हैं, सिंपलेस्ट टाइप के जीव हैं, बहुत साधारण प्रकार के जीव हैं, सिंपलेस्ट। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इनका सिंपलेस्ट हैं और हर जगह कास्मो पोलिटेंट का मतलब सर्वव्यापी, हर जगह पाए जा रहे हैं, सर्वव्यापी। ठीक है, सर्वव्यापी सिंपल पाई टाइप के हैं और यहाँ पर एंड कर देंगे कॉस्मोपॉलिटेंट मतलब सर्वव्यापी जीव है। हम आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दे रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम इनकी बात करें तो ये समझ लें कि इनमें जो सेल होता है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो हम कह सकते हैं इनसिपिएंट। जरा देखिए, इनसिपिएंट का मतलब प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक, या एंशिएंट, इस तरह से कर दें। एंशिएंट इस तरह से कहिए, प्रारंभिक। हाँ, टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम प्रारंभिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहें, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहें, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहें तो आप ये समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे इस बात को, सपोज करो कि हमने कोई एक मोनेरा का ये मेंबर है, उसकी ये बॉडी है जो कि एक सेल की बनी हुई है। उसकी बॉडी क्या है, एक सेल की बनी हुई है और इसमें ये जीव द्रव्य है, ये देखिए, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, ये सब देखिए, ये न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए है। ठीक, यहीं पर आरएनए भी होगा, राइबोसोम होगा। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है बेटा, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, इसको मैं ऐसे मिटा दे रहे हैं समझने के लिए। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा। प्रारंभिक प्रकार के न्यूक्लियस को, इंसिपिएंट न्यूक्लियस को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर हम ये ना कहें तो सीधा कह दें न्यूक्लियायड। ये देखिए, न्यूक्लियायड हम कह दे रहे हैं, जहाँ हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब अगर हम एक शब्द में बोलें तो इसको हम कहेंगे कि यह न्यूक्लियायड है। बात समझ में आई?
इंसिपिएंट का मतलब आप समझते हैं, ये प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक जिसमें पाया जाएगा। अब ये चीज़ आप वहाँ पे समझ गए हैं। आगे हम यही बात को लिखेंगे, इसी बात को मेंशन करेंगे कि न्यूक्लियस लैक का मतलब अनुपस्थित, न्यूक्लियस लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक कला अनुपस्थित होती है न्यूक्लियस में। ठीक है, लैक। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे डीएनए सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? सर्कुलर का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ऐसे गोला। डीएनए कैसा होगा? गोले में होगा, सर्कुलर होगा। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब जैसे एक श्रृंखला ये हो गई तो दूसरी श्रृंखला ये हो गई। समझ में आया? तो डबल स्ट्रैंडेड का मतलब, डबल का मतलब दुई, स्ट्रैंडेड मतलब कुंडली, दुई कुंडलित। ये देखिए, दुई कुंडलित मतलब दो श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखें, डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड कैसा होगा बेटा? एंड नेकेड। ये देखो, नेकेड का मतलब नग्न कब कहा जाएगा? जब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो ऐसे डीएनए को हम नग्न कहते हैं, नेकेड कहते हैं। अर्थात क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन अर्थात हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट। अर्थात हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट होगी। क्लियर हो गया? हम कब कहेंगे डीएनए यहाँ पर नग्न होता है, नेकेड होता है? तब कहेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। समझ गए? अभी शुरुआत की बातें, यहाँ पर आपको एक एक शब्द लगेगा कि बड़ा कठिन है। आप थोड़ा ध्यान से देखते जाओगे तो ये सारे शब्द जब आप सुने रहेंगे, आगे जब आपके सामने आएगा तो आपको बहुत सरलता मिलेगी, आपको बहुत इजी लगेगा और कहेंगे कि हाँ, हम ये जानते हैं। और सिलेबस भी जो है हमारा तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखें कि इस मोनेरा किंगडम के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? ये जीव कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। देख रहे हैं ना? यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया? एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। या क्या हो सकता है? कॉलोनियल। क्या हो सकता है? कॉलोनियल। या क्या हो सकता है?
फिलामेंटस। देखिए बेटा यहाँ समझिए, कॉलोनियल का मतलब कॉलोनी, समूह में जहाँ होंगे एक ऐसे, मतलब कोई जीव यहाँ पे इस प्रकार से उसकी बॉडी है, ये देखिए कॉलोनी बना के रह रही है, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से पाया जा रहा हो कॉलोनी। फिलामेंटस का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ये देखिए, ये फिलामेंट है, ये ठीक, इस फिलामेंट में आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सेप्टा है, ठीक है। तो ये फिलामेंटस हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए, यहाँ पर जो जीव होते हैं वो एक कोष की हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब होता है तंतु, धागे की तरह, ठीक है। आगे हम अगर मोनेरा संघ के लक्षण को जान जाएंगे, मोनेरा जगत किंगडम के लक्षण को समझ जाएं, तो हमको एक जनरल बात मोनेरा के सदस्यों की मालूम हो जाती है। तब यहाँ पे हम आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसकी जो सेल वॉल होगी बेटा, यहाँ ध्यान देना, कोशिका भित्ति जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन, कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन, या हम कह दें म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है सेल वॉल। आगे देखिए, ये बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जरा ध्यान देना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है। आपने देखा कि जो सेल वॉल होती है पौधों में, एकदम किसी से भी पूछिए तो कहता है कि इसकी सेलुलोज की बनी होती है। तो अब देखिए, पौधों में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो मोनेरा जगत के जीव हैं, यहाँ सेलुलोज नहीं पाई जाती। याद रखिए, सेलुलोज के स्थान पर क्या पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन किससे मिलकर बना हुआ है, शुगर प्लस एमिनो एसिड। देखिए नाम से नहीं पता, पेप्टाइडो, ये देखो पेप्टाइडो किसके लिए है, प्रोटीन, ग्लाइकॉन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, शुगर, एमिनो एसिड। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा पेप्टाइडोग्लाइकॉन के यूनिट की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, ये देखो, एसिटिल मुरैमिक एसिड, जिसको हम AMA शार्ट में कहेंगे, और क्या होगा, एसिटिल ग्लूकोसामीन, इसका मतलब AGA। ये दोनों क्या है बेटा, शुगर। ये देखो ये क्या है, शुगर। अब प्रोटीन मतलब यहाँ पर टेट्रापेप्टाइड, ये किस रूप में है, एमिनो एसिड।
तो हो गया ना, ये देखिए। तो ऐसे ही पेप्टाइडोग्लाइकान यहाँ पर पाया जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप मत भूलिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम जाएं तो हम ये देखते हैं, आप ये देखिए, आपने खूब हाई स्कूल में सेल बनाया होगा, 9th में सेल बनाया होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ये क्या बनाया, सेल बना दिया, सेल बनाया, और हमने क्या यहाँ पे बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया, न्यूक्लियोलस बना दिया। फिर आपने क्या देखा, यहाँ हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, और यहाँ पर राइबोसोम्स हमने दिखा दिया, फिर गोल्गी बॉडी दिखा दिया, है ना, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा दिया। इस प्रकार से दिखाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, मतलब कोशिका के अंदर मेम्ब्रेन कला युक्त जो अंगक होते हैं वो यहाँ नहीं पाए जाते। अगर कहा जाए मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, मतलब कला से घिरी हुई जो अंगक होती हैं वो नहीं पाई जा रही हैं, तो आप क्या समझ जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड नहीं है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, ये सब यहाँ पे एब्सेंट हैं। ओके, तो अगला पॉइंट हमारा यही होगा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ना, मेम्ब्रेन मतलब कला, बाउंडेड मीन घिरी हुई, कला से घिरी हुई, ऑर्गेनेल मतलब अंगक। ये कला से घिरी हुई अंगक, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल बेटा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी, सब क्या होंगे, एब्सेंट, यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 70S राइबोसोम्स, आगे हम पढ़ाएंगे, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, मतलब ये हुआ कि 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो थोड़ा बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब बातों को। आगे हम यहाँ पे देखें तो ये पाएंगे कि इसका और क्या लक्षण होता है, इनमें और क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे देखें, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब जनन ना, मेनली मुख्यतः जनन मुख्यतः किसके द्वारा होगा, एसेक्सुअल टाइप। एसेक्सुअल टाइप, एसेक्सुअल टाइप का मतलब क्या होता है, अलैंगिक, अलैंगिक प्रकार का। ये देखो, एक एसेक्सुअल है, दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल को हम लैंगिक कहते हैं। अलैंगिक जनन में ये होता है कि जब एक अकेली बॉडी अपने जैसी संतान बनाए तो उसको हम अलैंगिक कहते हैं, अकेली बॉडी। और जब दो बॉडी, दो सेल आपस में मिल करके एक नई संतान बनाते हैं तब उसको हम लैंगिक कहेंगे। तो यहाँ पर मुख्यतः किस विधि के द्वारा होगा, अलैंगिक विधि के द्वारा होगा। ठीक है,
तो लैंगिक जनन यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक सेंटेंस और करेंगे। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके स्थान पर आप समझिएगा, इसके स्थान पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या हम कहें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट। ये देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, सेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? लैंगिक। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन। यहाँ पे जेनेटिक्स का मतलब जानते हैं आनुवंशिक। सेक्सुअल का मतलब लैंगिक। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन ये क्या होता है? पुनर्संयोजन ये आपको मैं आगे बताऊंगा। पुनर्संयोजन क्या होता है बेटा, यहाँ भी देख लो, एक शार्ट में बता रहा हूँ। जैसे एक डीएनए है ये, और यहाँ पर एक दूसरा डीएनए है। ठीक, इस डीएनए का यहाँ भी जरा देखना, इसके डीएनए का एक छोटा सा पीस, सपोज करो यहाँ से इसका एक छोटा सा पीस, यहाँ से एक छोटा सा पीस टूट करके अलग हो गया। ये देखिए, एक छोटा सा पीस यहाँ अलग हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये जो डीएनए है ये भी कट गया। ये देखिए, ये भी कट गया, और इसका भी पीस क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। ये देखिए, ठीक। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए, ये पीस इससे जा कर के जुड़ जाए। ये देखिए, पूरा का पूरा नहीं जुड़ रहा है, एक पीस जो अलग हुआ है वही जुड़ रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए, यही जुड़ा हुआ है। इतना वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ जुड़ गया, ये वाला भाग इसका तो पुराना है। इसी को कहते हैं आनुवंशिक। ये आनुवंशिक मतलब ये क्या है, ये डीएनए है ना, ये क्या है, ये डीएनए है। तो डीएनए का एक पीस जाकर के दूसरे डीएनए से जुड़ जा रहा है। इसी को हम कहते हैं आनुवंशिक पुनर्संयोजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग बहुत होता है। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि मोनेरा किंगडम में कौन कौन से लक्षण हैं। इन लक्षणों को आप एकदम दिमाग में बनाओगे, याद रखोगे, और आपसे इसी तरह से अगर कहा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक जीवों के क्या लक्षण होते हैं, तो इन्हीं लक्षणों को आप बता देंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम उदाहरण में देखें, इनका एग्जाम्पल क्या होता है। उदाहरण देखें, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसके अंतर्गत है, मोनेरा, हमने पहले भी बताया था। और क्या, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हमने क्या कहा था, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। और क्या हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। इतने एग्जाम्पल आप जानिएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये रहा किंगडम मोनेरा के
उदाहरण सहित लक्षण आगे हम डिस्कस करते हैं। किस पर? अब हमें एक एक अलग अलग पार्ट पढ़ना है। थोड़ा सा बैक्टीरिया भी जानना है, थोड़ा सा हमको साइनोबैक्टीरिया जानना है, थोड़ा सा हमको माइकोप्लाज्मा भी जानना है, और हमें आर्कीबैक्टीरिया के बारे में भी जानना है। ओके, थैंक यू बेटा। कल हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। चलिए इतना तैयार करिए।